वेलकम टू डीएसएसबी पाठशाला फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का। हम लोग डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आपका ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। हम लोगों ने इससे पहले 60 क्वेश्चन हम लोगों ने करा है। 3 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, तो आप लोग उसे पहले देखें। उसकी क्रम में ये चौथी वीडियो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन सहित जो है मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में आपका ये नेक्स्ट वीडियो है। देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला आज का क्वेश्चन है, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन। हमसे पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए हैं मेरे फ्रेंड्स, वो कैसे हैं, मतलब अरेंज किए गए हैं। तो हम आप समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले दिया किसने था, हम लोगों ने चर्चा की थी, ये मोसले साहब ने दिया था मेरे दोस्तों। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स की बात की गई है मेरे दोस्तों। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो इस तरह से लाइन होती है इसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो ये कितने होते हैं इसमें, तो 7 पीरियड्स होते हैं मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह की जो लाइन होती है, ये जो कॉलम्स होती है, इसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों ग्रुप कहते हैं। अब ये ग्रुप्स कितने हैं सर इसमें, तो हम आप क्या कहेंगे कि 18 ग्रुप्स है सर इसमें। और कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, तो इसे आप हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि मेंडलीव साहब ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया था। ये मैंने आपको वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी मेरे दोस्तों, उसमें 7 जो है वो पीरियड्स था और 8 जो है ग्रुप्स थे। आप अगर पूछोगे कि मेंडलीव में सर कितना था, मेंडलीव के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अगर बात करोगे तो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या था, 7 जो है वो पीरियड्स थे और 8 क्या था मेरे दोस्तों, ग्रुप्स था। इसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा जा रहा है, हु प्रपोज द मास एनर्जी रिलेशन। किसने मास एनर्जी रिलेशन को जो है प्रपोज किया था, तो हम लोग कहेंगे वो किया था किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था मेरे दोस्तों। इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बताया था मास एनर्जी रिलेशन। आप बोलोगे सर ये होता क्या है, तो मास एनर्जी रिलेशन वो होता है जिसमें कहा जाता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास। तो ये बातें जो है किसने बताई थी, कि आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बताई थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था सर, तो आपको पता है कि सोने की पतली पत्थर से जो है इसने गोल्डन फॉइल से जो है क्या किया था कि अल्फा रेज का रेडिएशन किया था, स्कैटरिंग कराया था। और किसकी खोज की थी मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि ये जो खोज की थी सर जी, वो किया था आपको न्यूक्लियस की, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी सर। अब हम लोग बात करते हैं सर जे थॉमसन ने क्या किया था, तो हम लोग क्या कहेंगे, जे थॉमसन ने मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे सर जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने मेरे दोस्तों किसकी खोज की थी, तो मैं कहूंगा न्यूट्रॉन की खोज की थी मेरे दोस्तों। इसे आप ध्यान रखेंगे। एक यहीं पर जब ये बातें चल गई है तो हम लोग एक बात और कर लें कि एक और पार्टिकल्स होता है जिसका नाम है आपको प्रोटॉन। तो आप बोलोगे कि सर प्रोटॉन की फिर खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे गोल्डस्टीन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और खोज तो की थी इन्होंने, याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, बट इट वाज कॉइन्ड बाय नेम्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मास एनर्जी रिलेशन के बारे में पूछा गया था,
तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन? हमसे पूछा गया है व्हाट डिस्कवरी वाज रिपोर्टेड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798, कि 1798 में किस चीज के लिए जो है हेनरी कैवेंडिश जो है किस खोज की सूचना दी थी इन्होंने। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको अभी पता चला कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस किसने दिया था, अभी हम लोगों ने बात की थी। ये दिया था आपको किसने? तो हम लोग कहेंगे आइंस्टाइन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। क्वांटम थ्योरी जो है ये भी आइंस्टाइन से रिलेटेड है। ये पार्टिकल्स के बारे में बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ सिस्टम होता है। ये बातें आइंस्टाइन साहब ने बताई थी कि अरे लाइट जो होता है ना, लाइट को क्वांटम थ्योरी में बताया गया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। अब ये बातें बताई थी ये आपको आइंस्टाइन साहब ने कि एक होता है वेव के फॉर्म में लाइट गति कर सकता है और एक पार्टिकल्स के फॉर्म में। उस पार्टिकल्स के बंडल को कहा जाता है, पार्टिकल्स के बंडल को फोटोन कहा जाता है, इसे आप समझते हैं। और ये जो वेव होता है ये कौन सी वेव होती है? तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। बात समझ में आ रही है? तो वेव की बात, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और पार्टिकल्स के फॉर्म की जब बात करोगे तो बंडल ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसे फोटोन कहते हैं। और क्वांटम थ्योरी में यही बातें बताई गई है, इसे ध्यान रखेंगे। अब वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब मेरे दोस्तों यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की गई है, जी की बात की गई है। आपको पता है कि ग्रेविटेशन का जो लॉज है वो दिया था न्यूटन साहब ने, आइजैक न्यूटन ने। लेकिन इस जी की वैल्यू जो है ये किसने आपको ज्ञात की थी? आपको पता होगा, हम लोग अगर बात करें कि फोर्स क्या बताया जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का है। तो ये बातें बताई थी किसने? न्यूटन साहब ने। तो यहां से इसे हटा के इसे जो है ब्रेक करते हैं हम लोग, मतलब इससे प्रोपोर्शनल साइन को। तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं मेरे दोस्तों। ये उसी की बात की गई है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप g की वैल्यू निकालोगे तो आता है f r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब इस g की वैल्यू जो है मेरे दोस्तों वो हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। तो सर कितना फाइंड आउट किया था ये बता दो। तो g की वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये होता है जी की वैल्यू। ये किसने फाइंड आउट की थी? तो आप कहोगे कि सर ये हेनरी कैवेंडिश साहब ने ये फाइंड आउट की थी 1798 में। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये रेडियो एक्टिविटी की एविडेंस के बारे में बता दो। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल ने। एन यहां होगा। अगर आप पूछोगे कि सर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। हेनरी बैक्यूरेल को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। इनके दो असिस्टेंट थे उनके साथ, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे के साथ, दोनों मतलब तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। इनके असिस्टेंट थे वो दोनों। अब लेकिन खोज अगर पूछा जाए आपसे कि खोज किसने की थी, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हमसे पूछा गया था यहां हेनरी कैवेंडिश ने किस चीज की डिस्कवरी की थी, तो आप कहेंगे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बातें, और ये जो है ये किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन साहब ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। मतलब गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं या किया जाता है? तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर बात की गई गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड में अगर बात करोगे आप तो वहां पर क्या होता है
एक एसिड होता है HCl, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है मेरे दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये आपको पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका सिक्रेशन हमारे स्टमक के ऑक्सिंटिक सेल से होता है। अब आप पूछोगे कि सर ये HCl का काम क्या है, फंक्शन क्या है। मेरे दोस्तों HCl का फंक्शन होता है हमारे स्टमक में जो भी हम लोगों ने भोजन किया है उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करता है। और क्या करता है सर, तो मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये क्या करता है कि हमारे जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ये क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो HCl सर अगर मान लो कि अधिक इसमें बताया जा रहा है कि उसे न्यूट्रलाइज करना, मतलब अधिक हो गया है जिसे हम लोग एसिडिटी कहते हैं, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है सर, सबसे बढ़िया एंटासिड का नाम बताओ। तो लो भाई, सबसे बेस्ट क्या है ये, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसे आप कहोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं मेरे दोस्तों, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिखा रहता है, आप वही लिख लो, है कि नहीं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अमीनो एसिड्स आपको पता है, अमीनो एसिड्स इज द यूनिट है किसका, प्रोटीन का। अमीनो एसिड से निर्माण होता है प्रोटीन का। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन का अगर बेसिक यूनिट आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, अमीनो एसिड होता है, जिसमें 11 जो है नॉन एसेंशियल होते हैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एंटीबायोटिक आपको पता है, एनाल्जेसिक ये भी आपको पता है। एनाल्जेसिक क्या होता है मेरे दोस्तों, ये हमें पेन वगैरह से रिलीज करता, मतलब रिलीफ जो है फील कराता है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर कोई दर्द वगैरह हो रहा हो तो उन सब चीजों में एज अ पेन किलर हम लोग एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपको पता ही है कि ये वो जो एलर्जी के समय जो एंटीबायोटिक के लिए यूज करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैमल। इसमें है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषताएं स्तनपायी की नहीं है। नॉट है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमें। मैमल्स आर इनवर्टेब्रेट्स, नहीं ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हैव हेयर एंड फर ऑन द बॉडी, बिल्कुल सही है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सही है। मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये सारी चीजें सही है मेरे दोस्तों। इनवर्टेब्रेट्स की बात की गई है, नहीं। मैमल्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों, वर्टेब्रेट्स होते हैं। इनमें वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जितने भी मैमल्स होते हैं सब में वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं। वर्टेब्रेट्स क्या होता है, ये हमें आपको पता है, ये नोटोकॉर्ड जो होता है ये डेवलप होकर वर्टेब्रेट्स का निर्माण करता है, रीढ़ की हड्डी, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वन गोज हायर ऑन द हिमालयाज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। हिमालय पर जब ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव होता है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब आप जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझते हो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब बात करोगे मेरे दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव की जब बात की जाती है, ये क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल्टीट्यूड के, एल्टीट्यूड्स के। मतलब क्या, आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे, जैसे जैसे हाइट पर जाओगे मेरे दोस्तों, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आप मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, मतलब डिक्रीज करता जाएगा। इसे हम आप ध्यान रखेंगे, ये तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हमारे आपके बॉडी में
आरबीसी की संख्या जो है वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। तो इसे हम लोग समझते हैं कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो मेरे दोस्तों, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारे आपके बॉडी में रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाएगी और हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या इंक्रीज कर जाएगी। तो जब हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, उस कंडीशन में आरबीसी ह्यूमन बॉडी में क्या होती है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 30% इंक्रीज कर जाता है। एकदम आसान है। और जब आप बोलोगे एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग मतलब सोने के समय सर क्या होता है फिर, तो उस कंडीशन में ये 5% तक क्या होता है, आरबीसी डिक्रीज कर जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी की, इसे आप याद रखेंगे। सोने के समय आरबीसी जो है 5% तक डिक्रीज कर जाती है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर आप जैसे जाओगे वैसे आरबीसी 30% इंक्रीज कर जाती है। यहां तो सिर्फ प्रेशर और एल्टीट्यूड की बातें हैं, तो सिंपल सी बातें हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये प्रेशर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, हिमालय पर जा रहे हो, तो इसका राइट आंसर डिक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स बिकॉज इट, मतलब हमें पूछा जा रहा है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका उपयोग किया जाता है हेडलाइट के फॉर्म में। कॉनकेव मिरर का क्यों किया जाता है? देखिए बहुत आसान है। फोकस लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑन टू नियर बाई व्हीकल्स, नहीं ये कहां से, सेंड पैरेलल रेज, चलिए ये आपका सही जा रहा है। होता क्या है कि कॉनकेव मिरर से जैसे कोई भी लाइट रे आएगी ना, ये सब जो है क्या होती है कि पैरेलल बीम्स जितने भी हैं पैरेलल बीम्स होती है, जैसे ये फोकस से टकराता है वो क्या करता है, सब पैरेलल में आपको जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये है कि कोई भी लाइट रे जैसी आएगी इसके पैरेलल सब फोकस से होकर गुजरती है। ये बातें हमें ध्यान रखना है। ये सारे कैसे रेज जो है वो भेजते हैं, तो ये सारे पैरेलल रेज जो है वो भेजते हैं। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह क्या करता है, सेंड करता है, सारे पैरेलल रेज को सेंड करता है मेरे दोस्तों। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एनीमोफिली इज द अप फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन वेयर बाय पॉलन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। एनीमोफिली परागन का वह रूप है। परागन तो आपको पता होगा कि क्या होता है पॉलिनेशन मेरे दोस्तों। तो मान लेते हैं सर कि ये आपका क्या हो गया, मान लो ये आपका ये मान लिया मैंने कि मेल जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, ये मेल है, इसका नाम होता है मेरे दोस्तों स्टेमेन नाम होता है, पता है आपको। और इसे क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम भी कहते हैं इसे, पिस्टिल्स कहते हैं इसे। ये पता है आपको इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों, इसे हम लोग फिलामेंट्स कहते हैं मेरे फ्रेंड। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों ओवेरी, इसमें ओव्यूल्स होता है। और इसे कहते हैं हम लोग स्टाइल, और इसे कहते हैं मेरे दोस्तों स्टिग्मा। तो देखिए मेरे दोस्त, होता क्या है पॉलिनेशन, कि इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स। इसका नाम है आपको एंथर। इसमें क्या होते हैं मेरे दोस्तों, पॉलन ग्रेन्स। तो मेरे दोस्तों पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकल के स्टिग्मा में जाना, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकल के स्टिग्मा में एक लिक्विड होती है, इसमें चिपक जाता है, तो जाकर स्टिग्मा में चला जाना, दिस प्रोसेस इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत अलग अलग तरीकों से होती है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है।
एनिमोफिली जो है वो किसमें होता है, तो हम लोग कहेंगे ये होता है हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। वाटर के द्वारा होता है उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं मेरे दोस्तों। बीज या मतलब बटरफ्लाई हो, मतलब इंसेक्ट्स कह दो सर, इंसेक्ट्स लिखा हो तो हम लोग कहते हैं उसे एंटोमोफिली। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया पॉलिनेशन, अगर बीज से हो या बटरफ्लाई से हो तो आप एंटोमोफिली कहेंगे, विंड से हो तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, एनिमोफिली, और इससे हो तो हाइड्रोफिली, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो गया विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। मतलब टीथ के लिए कैल्शियम और बोन्स, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपको ही पता होगा क्या होगा ये, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम का जो है वो निर्माण करता है, चाहे बोन्स के लिए हो चाहे टीथ के लिए हो। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन सी क्या होता है। विटामिन डी का आपको पता है कि इसे हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं मेरे दोस्तों, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। B1 का नाम होता है मेरे दोस्तों, इसे थाइमिन कहा जाता है। इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से एक रोग होता है जिसे हम लोग बेरी कहते हैं। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका एस्कर्बी कहते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं मेरे दोस्तों, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं मेरे दोस्तों। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसकी कमी से ज़ेरोफ्थैल्मिया भी होता है जो कॉर्निया में होता है, कॉर्निया में प्रॉब्लम के कारण, ये आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हमसे पूछा गया था कि बोन्स और कैल्शियम के लिए तो विटामिन डी है, ये आप हम समझते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ बिग इज द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। कितना बड़ा होता है, मतलब इसकी जो है आपको साइज पूछ दी गई है। तो देखिए कितना होता है, 4 इसे हम लोग म्यू माइक्रोमीटर कहते हैं इन डायमीटर। तो 7 होता है मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। किसकी बात की गई है, आरबीसी की बात की गई है। आप बोलोगे कि सर जी फिर डब्ल्यूबीसी की बता दो, तो याद रखेंगे 12 से 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होती है, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जब हमसे क्या पूछा गया है, इसे साइज के बारे में चर्चा की गई है। तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और डब्ल्यूबीसी की ये होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई। ये इसका फंक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में मेरे दोस्तों सूक्ष्म वो भी कहते हैं, रसांकुर भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता क्या है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर मेरे दोस्तों। 2-3 बातें इसके बारे में जान लेंगे तो चीजें जो है आसान लगेगी और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर होता है। पहली बात, इट इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के दीवार पर यह पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात सर बता दो, दूसरी बात हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एक उंगली नुमा संरचना होती है। आप कहोगे कि कैसी संरचना, फिंगर लाइक होती है इसकी प्रोजेक्शंस, और ये कहां पाया जाता है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप कहोगे करता क्या है सर, इसका काम होता है इधर से जो पचा हुआ भोजन है, पाचित भोजन, डाइजेस्टेड फूड जो इधर से जा रही है उसका क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना। तो फूड का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो आप कहेंगे माइक्रोविलाई के द्वारा होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। बाकी सब तो आपको समझ में आ ही रहा है, तो इसका
आप याद, ऑस्मो रेगुलेशन किससे होता है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे किडनी के द्वारा होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। किडनी का बेसिक यूनिट जो है उसका नाम है नेफ्रॉन, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिन से रिमूव करता है, लीवर के द्वारा होता है, इसे हम जानते हैं। फूड एस्टिमुलेशन इन स्टमक, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये सब इसका काम नहीं होता, इसे हमें पता है। हमारा आंसर ये होगा माइक्रोविलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, व्हेन वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैस, a quantity of heat energy known as is required to break the hydrogen bond। जब पानी द्रव से गैस में परिवर्तित होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए डैश नामक उष्मा ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आपको पता है कि लिक्विड से गैस में बदलना किस प्रोसेस से होता है? आपको पता है कंडेंसेशन की बात है। आप कहोगे सर संघनन कहते हैं, और बारिश इसी के कारण होता है। ठीक है, अरे और ये हो गया आपका, अरे उल्टा हो गया ये। हम लोग कहेंगे इसे जैसे लिक्विड का गैस में बदलना, ये होता है हमारा। और क्या होता है? गैस से लिक्विड में बनना। और क्या हम लोग कहेंगे? ये हो गया, ये हो गया, और बताओ। तो चलो इन दोनों के बारे में जानते हैं। लिक्विड का गैस में बनना मेरे दोस्तों, तो क्या होता है? वो वेपराइजेशन, पता है हमें आपको वेपराइजेशन। अरे अब पानी कोई भी वाटर बॉडी है, उससे क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, हीट होता है, गर्म होता है, तो वेपर्स बन के क्या होती है? ऊपर उठती है। तो लिक्विड किस में चेंज हो रही है सर? तो गैस में कन्वर्ट हो रही है। वेपराइजेशन कहते हैं इसे, वेपर्स में बदलना। जैसे हम पानी को किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो वो वेपर्स के फॉर्म में जो है बाहर आती है, उसे वेपराइजेशन कहते हैं। और गैस का लिक्विड में बनना, अब ये जो गैस जो जा रही है उस गैस का लिक्विड में बनना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कंडेंसेशन। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे पास, और एक होता है सॉलिड का लिक्विड में बदलना। ये तो आसान है मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग फ्यूजन। ठीक है मेरे दोस्तों, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट सॉलिड का किसमें? सॉलिड का मेरे दोस्तों आप कहोगे कि डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और आप इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है? कैम्फर। और आप क्या कहोगे? नेफ्थलीन बॉल्स। पेपर में यही आता है क्वेश्चन, एग्जांपल आपको पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि लिक्विड फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस, लिक्विड से गैस, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? वेपराइजेशन की बात हो जाएगी। कंबशन क्या होता है? जब कोई वस्तु इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे जलाई जाती है, उसे कंबशन कहते हैं। जैसे क्या? अरे लकड़ी को भाई मेरे आप क्या कर रहे हो? जला रहे हो, क्या हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उससे मुक्त हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कंडेंसेशन वगैरह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? है हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय द फेनोमेनन ऑफ। पार्टिकल की नेचर लाइट के मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। पार्टिकल्स के जो नेचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। एक होता है पार्टिकल से एक नेचर होता है, और एक क्या होता है? वेव होता है। लाइट के दो नेचर होते हैं। तो यहां पर पार्टिकल नेचर की बात की गई है। मैंने आपको क्या बताया था? 2 मिनट पहले ही बताया, आज ही बताया है। लाइट के दो नेचर है, एक वेव है और एक क्या है? पार्टिकल है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जब वेव की बात की है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब पार्टिकल्स की बात की है तो बंडल्स ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। और ये चीजें जो है किसमें बताया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था। किसने? E बराबर mc² जो दिया था, किसने? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू
एनर्जी एंड एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, मास एनर्जी रिलेशन में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की गई है मेरे दोस्तों। रिफ्लेक्शन पता है, पोलराइजेशन पता है मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता है। तो ट्रांसमिशन भी पता है आपको, रिफ्लेक्शन मैंने बता रखा है आपको। पोलराइजेशन क्या है कि साउंड का ये आपको लाइट का जो है ये होता है, साउंड में ये चीजें नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि किस पार्ट में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक यूकैरियोटिक सेल की जब बात की गई है। तो ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि डीएनए में क्या होता है सब पिछली वीडियो में, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, न्यूक्लियस की बात की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये है सेल, ये है हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरह से जो है इसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं, इस कंडेंस्ड पार्ट को न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। डीएनए के बारे में मैंने बताया था कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था मेरे दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक ने। और मैंने आपको बताया था हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, सीडी डुवे ने बता रखा है मैंने। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो किसी भी सेल के इस न्यूक्लियस से बाहर जितने भी फ्लूइड होते हैं इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है मेरे दोस्तों, अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसे आप जानते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है ये भी मैंने चर्चा की है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी पेलाडे साहब ने। ये क्या होता है सर, तो इसे हम लोग कहते हैं ये एनर्जी, ये आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और आरएनए का, इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का कौन सा फंक्शन है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखते हैं। सेल डिवीजन होता है इसमें। चलिए सेल डिवीजन का तो काम ही है, ये तो होता ही है, न्यूक्लियस में ही होता है सेल का डिवीजन। या न्यूक्लियोलस की बात की गई है। एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस। टी मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए। और इसकी बात होती है राइबोसोमल्स, राइबोसोमल आरएनए। तो यहां पर बात की गई न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ये क्या करता है, राइबोसोम्स का निर्माण करता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोमल क्या करना, आरएनए का सिंथेसिस करना, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये मैसेज को बाहर अंदर जो है आरएनए के मैसेज को लाता है और ये ट्रांसफर करता है उसे, ये मैसेज को लेके जाता है और ये तब जाके ये ट्रांसफर करता है इन चीजों को, ये ध्यान रखेंगे। और ये उसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो न्यूक्लियोलस की बात की गई है, तो उसका काम होता है आरएनए का सिंथेसिस करना। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड जो है डिसऑर्डर है मेरे दोस्तों, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस है, वाइल्डनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। तो हमारे पास हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये सेक्स लिंक्ड जो है बीमारी है, इसे हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं। ये आपको फंगस से होता है, ये आपको पता है। थैलेसीमिया की जब बात करोगे आप, तो इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, इसे आप याद रखेंगे कि आरबीसी की जो है कमी हो जाती है, ब्लड की कमी को हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम होता है। और सिकल सेल एनीमिया में जो है ज्वाइंट्स वगैरह में, मतलब चेस्ट वगैरह में जो पेन होता है उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा गया सेक्स लिंक्ड बताना है, तो इसमें आपका
कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें मतलब डिफरेंट कलर्स के बीच में आप जो है डिफरेंस जो है नहीं कर पाते हैं बंदे, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आपसे पूछा गया है कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, उसे क्या कहते हैं? उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। देखते हैं मेरे दोस्तों ये क्या होता है। देखिए इस तरह से होता है, हम लोग नेफ्रॉन के बारे में जान रहे हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा इसे देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो मेरे दोस्तों, मैंने मतलब नेफ्रॉन के बारे में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का एक यूनिट है, आप समझते हैं फंक्शनल, और ये फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट जो है आपको नेफ्रॉन कहते हैं। उसे पता है आपको 8 से 10 लाख जो है नेफ्रॉन होते हैं किडनी, जिससे निर्माण होता है किडनी का। हमसे पूछा गया है कि इस पार्ट का नाम बताना है। देखो इस पार्ट को मेरे दोस्तों, ये जो है आपको, इसे कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल, इसे कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल, इसे कहते हैं हम लोग, ये जो है आपका इस तरह से, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इसे कहते हैं। इसे ये जो आपको कैप्सूल के आकार की होती है, इसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। जब बात करोगे दोस्तों इसकी, तो इसे कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूबल्स कहते हैं इसे। यहां पर सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स लिख दिया है, इसे प्रॉक्सिमल जो है ट्यूबल्स कहते हैं। तो चलिए यहां पर ये है, ये आप ध्यान रखें। इसका नाम होता है हेनलेज लूप। आपसे पूछा गया है कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, यही है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम आपसे पूछा गया है, इसी का नाम है हेनलेज लूप ऑफ हेनले। ये हेनले साहब ने खोज की थी, लूप की तरह ही है, इसीलिए इसका नाम ये है। अब आप बोलोगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्टल ट्यूबल्स। और आपसे पूछा कलेक्टिंग ट्यूबल्स, कलेक्टिंग ट्यूबल्स यहां होता है मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके पार्ट है, ये सब नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। यहां से ब्लड एंट्री करती है, यहां पर छन आता है, फिर यहां से आगे बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनले जो आती है, उसकी संरचना इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टू बॉडीज मास 16 kg एंड 36 kg इज इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। दो बॉडीज है जिसकी मास दे रखी है 16 और 36 kg, और जो आपस में इक्वल है, क्या इक्वल है? दोनों की काइनेटिक एनर्जी। आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। मतलब मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल दे रखा है मेरे दोस्तों। यहाँ इक्वल बातें की जा रही है, तो चलो इक्वल करते हैं इसे। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv², यहाँ v m1 ले लो, इसे v1 कर दो, और इसका हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया। पूछा जा हमसे दिया गया है हमारे पास मास पहले की 16 है, 16 कर दिया। वेलोसिटी नहीं दे रखी है मेरे दोस्तों, v1 का स्क्वायर कर दो। अब सेकंड में है, आपको सेकंड का मास दे रखा है 36, v2 का स्क्वायर कर दिया मेरे दोस्तों। अब हमें उनके वेगों का अनुपात, तो पहले का फर्स्ट
और इसको इधर ले आओगे आप, V2 का स्क्वायर बराबर 36/16। 4 से आप हम लोग काट देते हैं इसे, 4 9 जा 4 4 जा 9/4। हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, V1/V2। तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, √9/4 क्या आ जाएगा, 3/2। इसका रेशियो आ जाएगा 3/2। देखना ये इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दो बॉडीज की जिसकी मास इतनी और इतनी है वो इक्वल है, तो वेलोसिटी का रेशियो था। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 kg, इट्स काइनेटिक एनर्जी 24 जूल, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। ये तो बहुत आसान है, ये तो अब काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्तों, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आपको 24 जूल दे रखी है। हाफ मास कितना है मेरे दोस्तों, 8 kg। क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी। तो देखते हैं 2 4, वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 24/4, 6। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, √6। देखो इसमें मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है मेरे दोस्तों, ये क्या होता है, हाफ mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी वैसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो है इवॉल्व होती है, पोजेस्ड करती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज, जब किसी पिंड को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होगा। देखो मेरे दोस्तों क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हो। मतलब आपका फोर्स जो है इधर की ओर लगाया आपने और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर है। जैसे मैंने इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंका मेरे दोस्तों, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हुई, ऊपर की ओर। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रही है सर, और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी उसे किधर की ओर खींच रही है मेरे दोस्तों, नीचे की ओर। इस पर ग्रेविटी जो है वर्क कर रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य मेरे फ्रेंड्स, इसे बताना है आपको। तो एक बात बताओ सर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, ग्रेविटी जो लग रही है नीचे की ओर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरे दोस्तों, 180 का। ये क्या है, जैसे ही आपको 90 से अधिक एंगल मिल जाए मेरे दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं उसे, कैसा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे आप यहां सॉल्व कर सकते हो, वर्क बराबर आता है Fs cos थीटा। इन सबों की कुछ ना कुछ वैल्यू मान लो कि Fs होगा कुछ, cos थीटा है, cos कितना डिग्री है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो आपको इन सबों को ये क्या कर दिया है, नेगेटिव कर दिया। तो हमसे बस यही पूछा गया है, किया गया कार्य क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है मेरे दोस्तों, पता है, जब इस क्वेश्चन में ये चीजें लिखी होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्क डन बाय मी, या कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, कि मेरे द्वारा किया गया कार्य अगर यहां पर पूछा जाता आपसे, तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव। अरे क्यों सर, भाई ये जा कहां रही है, ये ऑब्जेक्ट जा रही है ऊपर की ओर सर, और तुम फोर्स भी तुमने किधर की ओर लगाया है, इधर की ओर। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमने भी तो फोर्स ऊपर की ओर ही लगाया है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल सर, कहीं पर कुछ एंगल ही नहीं दिख रहा। मतलब क्या है भाई, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आपको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, तो वहां हो जाता पॉजिटिव वर्क डन। तो इसे ध्यान रखेंगे। 0 वर्क डन कब होता है दोस्तों, कि जब आप इधर की ओर आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की ओर, और आप डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर की ओर है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। cos 90 कितना होता है मेरे दोस्तों, 0। तो वहां पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री। वहां पर एग्जांपल क्या लोगे, जैसे कूली, जैसे वेटर,
कुली सर पर कोई भी बोझ लेके ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और जा कहाँ रहा है, आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, क्या कहते हैं हम लोग उसे, जीरो वर्ग। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे मेरे दोस्तों। तो ये था, आपको देखेंगे पूरी वीडियो, इसे देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को देखें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।